चलिए, आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आइए शुरू किया जाए। इतिहास में आपको नक्शा पहले ही दिख रहा है, हाँ? तो इस में क्या क्या दिख रहा है उसकी बात हम लोग कर लें। अमरिंदर जी गुड इवनिंग, अमित जी गुड इवनिंग। और कैसा है, कैसा चल रहा है? पढ़ाई ढंग से चल रही है? हम्म। कल जो बातें हुई थी, कानकर जी राम राम। कल जो बातें हुई थी वो ठीक है, समझ में आ गई। हम लोग हिंद यवन कल देखे थे, तो हिंद यवनों की जो बातें हुई थी उसके बाद जो दूसरा आक्रमण है भारत पर, उसकी बात आज शुरू करनी है। विशेषकर शकों की बातें। तो शक कैसे आए, कहाँ आए, कब तक रहे, इनकी बातें। आशुतोष जी गुड इवनिंग। तो हम लोग कल जो हिंद यवनों की बातें कर रहे थे, तो हिंद यवनों में कुछ बातें हुई थी। जैसे कि एक बात कहा गया था कि हिंद यवन शासक जो हैं वो ऋषियों के समान वंदनीय है। वंदनीय है, ठीक। ऋषियों के समान वंदनीय है। यह बात किसने कही थी? किसने कहा है कि यमन ऋषियों के समान वंदनीय है? हालांकि ये हैं बर्बर, बर्बर हैं, परंतु बर्बर हैं लेकिन ऋषियों के समान वंदनीय हैं। लेकिन क्यों? लेकिन कि शुभम जी गुड इवनिंग। ऋषियों के समान ये वंदनीय है। किसने कहा था यवनों को कि ये बर्बर हैं, लेकिन ज्योतिष का ज्ञाता होने के कारण ऋषियों के समान वंदनीय है? यह बात किसने कही है? पतंजलि ने कहा है, कात्यायन ने कहा है, कि आपके वराहमिहिर ने कहा है, कि आपके कालिदास ने कहा है? किसने कहा है कि वो ऋषियों के समान वंदनीय है? यवन बर्बर हैं, लेकिन ज्योतिष के ज्ञाता होने के कारण वे ऋषियों के समान वंदनीय हैं। तो इसमें वराहमिहिर, अमित जी कह रहे हैं वराहमिहिर, चलिए वराहमिहिर मान लेते हैं। और कोई? तो वराहमिहिर ये कहते हैं कि ये बर्बर हैं, लेकिन ज्योतिष का ज्ञाता होने के कारण ऋषियों के समान वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। अमरिंदर सी सही है। तो वराहमिहिर ये बात कहते हैं। यवनों के विषय में अन्य जो चीजें देखी गई थी कि उनके प्रभाव में आपने देखा था कि ज्योतिष पे प्रभाव पड़ा था, साथ में किस पे प्रभाव पड़ा था? संस्कृत में नाटक आदि के संदर्भ में प्रभाव था उनका। एक प्रभाव और बड़ा महत्वपूर्ण था उनका, वो चिकित्सा शास्त्र। हिप्पोलस जो यूनानी चिकित्सक है और भारतीय चिकित्सक चरक, तो हिप्पोलस द्वारा लिखे गए ग्रंथ और चरक द्वारा बताए गए चरक संहिता में जो ग्रंथ है, इसमें चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए जो शपथ बताई जाती है लगभग दोनों में समान मिलती है। तो इसमें भी कहा जाता है कि चिकित्सा शास्त्र में भी भारत ने कुछ लिया था। अब हम लोग मूल विषय पर आए, तो मूल विषय पर शक की बात करनी है आज, शकों की बात करनी है। और शकों के विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है
शकों के विषय में जानकारी के महत्वपूर्ण जो स्रोत हैं, शकों के विषय में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, तो इनके प्रारंभिक जो जानकारी प्राप्त होती है वो आपके प्रारंभिक इनकी जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत चीनी स्रोत है। प्रारंभिक जानकारी, इनकी जानकारी चीनी स्रोतों से मिलती है। चीनी स्रोत दो हैं मुख्यतः, एक आपके पान कु द्वारा रचित शियन हानशु यह ग्रंथ है उनका, और फान ए द्वारा रचित हाउ हानशु। तो ये दो ग्रंथ हैं जिनसे हमें शकों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। और ये दोनों ग्रंथ आपके सिर्फ शकों के लिए ही नहीं है, बल्कि कुषाणों के विषय में भी इन्हीं से प्रारंभिक जानकारी मिलती है। तो शक और कुषाण के विषय में, शक और कुषाण के विषय में जानने के ये प्रारंभिक स्रोत हैं, यानी शकों और कुषाणों के प्रारंभिक जो इतिहास है इनका, यहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। बाद में शकों ने जब भारत में शासन किया तो उनके अनेक अभिलेख मिलते हैं, उनके अनेक सिक्के मिलते हैं। भारतीय जो साहित्य है उसमें भी इनका उल्लेख है। भारतीय साहित्य जो प्रकाश चंद्रा जी, गुड इवनिंग। तो भारतीय साहित्य जो है उसमें आपके पतंजलि के महाभाष्य, कात्यायन की गार्ग संहिता, मनुस्मृति, पुराणों में भी इनका जिक्र मिलता है। मनुस्मृति में पारद, द्रविड़, यवनों के साथ इनका उल्लेख मिलता है। तो मनुस्मृति में भी इनका उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में इनका जो उल्लेख मिलता है वो आपका पारद, द्रविड़, यवन आदि जातियों के साथ, इन्हीं के साथ शकों का भी उल्लेख मिलता है। साथ में पुराणों में जो उल्लेख मिलता है, तो पुराणों में यवन, मुरुंड इन जातियों का उल्लेख मिलता है। इन्हीं के साथ शकों का भी उल्लेख मिलता है। ऐसे ही आपके पतंजलि के महाभाष्य और कात्यायन की गार्गी संहिता में भी इनका उल्लेख मिलता है। तो भारतीय साहित्य में, जो भारतीय प्रारंभिक साहित्य है, उसमें भी इनके उल्लेख मिलते हैं। इनके जो विभिन्न लेख हैं उनसे इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इनके जो सिक्के हैं उनसे इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो जानकारी के ये महत्वपूर्ण इनके स्रोत हैं। अब इनको देखा जाए कि शक हैं कौन, आए कहाँ से। तो शकों के विषय में ये कहा जाता है कि सिरदराय जो नदी घाटी है, सिरदराय नदी के उत्तर की ओर ये रहते थे। सिरदराय जो आपकी नदी ये दिख रही है, तो सिरदराय नदी के उत्तर की तरफ ये लोग रहते थे। ये सिरदराय नदी के उत्तरी क्षेत्र में यहाँ कहीं ये थे। इनकी पड़ोसी जात यूची है, पड़ोसी जात इनकी यूची है। यही बाद में आपके क्या कहलाएंगे, कुषाण कहलाएंगे। तो ये जो यूची जाति है, यूची जाति ने इन पर आक्रमण किया। तो ये लोग सिरदराय घाटी को पार करके इधर की तरफ आए, और सिरदराय घाटी पार करके ये लोग आए बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया आपका उत्तरी अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये लोग इस घाटी को पार करके यहाँ आ गए उत्तरी अफगानिस्तान में। ये लोग बैक्टीरिया में, पहले कौन था बैक्टीरिया में, आप देख चुके हैं कि यहाँ यवन थे। तो यवनों को ये लोग यहाँ पराजित किए और बैक्टीरिया में ये रहने लगे। लेकिन यूची जाति यहाँ तक इनका पीछा की, यानी यूची जाति यहाँ भी आ रही है, और यहाँ भी इनको यहाँ से भी हटना पड़ा, इसे भी छोड़ना पड़ा। तो यहाँ से ये दो
भाग में बंट गए। दो भाग जो बटे इनके, एक तो जाकर कपिशा में बस गया, एक जो शाखा थी इनकी। दूसरी शाखा पश्चिम की ओर, यहाँ से पश्चिम की ओर गई और ईरान में आ गई। दूसरी शाखा पूर्वी ईरान या इसी को एरियाना क्षेत्र बोला जाता है, तो पूर्वी ईरान में आकर बस गई। यहाँ जो पार्थियन शासक थे, पार्थियन शासक फ्रात द्वितीय और अरबात को इन लोगों ने पराजित किया और पूर्वी ईरान पर, जिसे एरियाना क्षेत्र बोला जाता है, यहाँ पर ये लोग अपना शासन स्थापित किए। लेकिन पार्थियन शासक मित्रदात द्वितीय जो एक शक्तिशाली शासक था, उसने इन पर आक्रमण किया और इन्हें पराजित किया। तब शक आ गए आपके दक्षिणी अफगानिस्तान में, हेलमंड घाटी, हेलमंड नदी के पास ये लोग दक्षिणी अफगानिस्तान में आ गए और वहीं दक्षिणी अफगानिस्तान में ये लोग बस गए। दक्षिणी अफगानिस्तान में जिस क्षेत्र में ये लोग बसे उसे सिस्तान या शक-स्थान बोला जाता है, सिस्तान या शक-स्थान बोला जाता है। फिर वहाँ से ये लोग वहीं से भारत में प्रवेश किए और भारत में कंधार और बोलन दर्रा, हिंदू कुश में जो बोलन दर्रा है, बोलन दर्रा को पार कर ये लोग भारत में सिंधु नदी घाटी में आ गए। सिंधु नदी घाटी में जिस स्थान पर ये लोग बसे रहे उसे शक-द्वीप बोला जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये कहाँ से आए, ये आए हैं सिरदराय के उत्तर में थे इस वाले क्षेत्र में, और यहाँ से इनके पड़ोसी यूची हैं, यूचियों ने इन्हें पराजित किया। यूचियों ने पराजित किया तो यहाँ से ये छोड़कर यूची इन पर आक्रमण करते हैं। यूची यही कुषाण हैं, तो इनके पीछे कुषाण लगे हुए हैं, तो ये यहाँ से चले आए, आपके सिरदराय नदी को पार किए और आकर बैक्ट्रिया में रुक गए। बैक्ट्रिया में उस समय शासन किसका था, बैक्ट्रिया में यवनों का शासन था। आपने देखा ही है कि यवनों को पराजित किए ये बैक्ट्रिया में और यहाँ रुक गए। लेकिन यूची जाति यहाँ भी इनका पीछा की, तो यहाँ जब पीछा की तब यहाँ से इनकी दो शाखाएं बन गई। एक शाखा कपिशा में जाके बस गई और दूसरी शाखा आपकी पश्चिम दिशा में पूर्वी ईरान में आ गई और यहाँ पर ये बस गए। यहाँ ईरान के शासकों को, दो शासकों को इन लोगों ने पराजित किया, फ्रात द्वितीय और अर्तबान को। तो फ्रात द्वितीय और अर्तबान को पराजित कर ये लोग पूर्वी ईरान में रहने लगे। ये दोनों पार्थियन शासक थे, पर्थिया के यानी ईरान के शासक थे, फ्रात द्वितीय और अर्तबान। लेकिन जब पार्थियन शासक मित्रदात द्वितीय जो एक शक्तिशाली शासक था, वह जब शासक बना तब पूर्वी ईरान में बसे शकों पर उसने आक्रमण किया और इस क्षेत्र से शकों से ये क्षेत्र खाली कराया। तब यहाँ शक पराजित होके फिर दक्षिणी अफगानिस्तान में आकर बस गए, हेलमंड घाटी में। यही जो हेलमंड घाटी में बसे, इसी को शक स्थान यानी शकों का स्थान, इसे सिस्तान बोला जाता है। फिर यहाँ से ये लोग भारत आए, हेलमंड घाटी से ये लोग भारत में प्रवेश किए। कंधार और बोलन दर्रा को पार कर ये लोग भारत में सिंधु नदी घाटी में आए और सिंधु नदी घाटी में जिस क्षेत्र में ये लोग बस गए उसे शक द्वीप बोला जाता है। तो ये हम लोगों का, तो शक कहाँ थे, सिरदराय नदी के उत्तर में निवास करने वाली एक खानाबदोश जाति थी। इसकी पड़ोसी यूची जाति ने इन पर आक्रमण किया। तब ये सिरदराय नदी पार कर कहाँ आ गए, सिरदराय नदी पार कर
बैक्टीरिया, वही बल्क बैक्टीरिया में आकर बस गए। बल्क में यौनों को पराजित कर बस गए। तो यहाँ ये लोग यौनों को पराजित कर बस गए हैं। यहाँ बल्क में यौन पहले से शासक थे, तो यौनों को ये पराजित कर बैक्टीरिया या बल्क में बस गए। लेकिन यहाँ भी यूची जाति ने इनका पीछा किया। यूची जाति ने इनका पीछा किया। ठीक, तो यूची जाति ने इनका पीछा किया। तब इनकी एक शाखा कपिशा में जाकर बस गई। कपिशा में बस गई। दूसरी शाखा पश्चिम दिशा में जाकर, दूसरी शाखा पश्चिम दिशा में प्रस्थान कर पूर्वी ईरान, यही आपका एरियाना क्षेत्र है, इसी को एरियाना बोला जाता है। पूर्वी ईरान में पार्थियन शासकों, किन किन शासकों को पराजित किए? पार्थियन शासकों, फ्रात द्वितीय और अर्तवान को पराजित कर बस गए। तो इनको पराजित कर बस गए। लेकिन पर्थिया का कौन सा शासक इन्हें पराजित किया? पर्थिया का जो शासक है वह, लेकिन पर्थियन शासक मित्रदात द्वितीय ने शकों को पराजित किया। तब शक दक्षिणी अफगानिस्तान में हेलमंड घाटी में आ गए। ये जो हेलमंड घाटी में रह रहे हैं, इस स्थान को क्या कहा जा रहा है? शकों के रहने के कारण इसे शक स्थान, ये पूछा जाता है बार बार, शक स्थान या सिस्तान बोला गया। यहीं से शक कंधार और बोलन दर्रा होकर सिंधु घाटी में आए। ठीक, तो आपने क्या देखा? यहां तक क्लियर है? यहां तक ठीक है? शक कहाँ आते हैं? शक जो है वो आपके सिरदराय नदी के उत्तर में रहने वाली कैसी जाति है? खानाबदोश और घुमक्कड़ जाति है। इनके पड़ोसी कौन है? यूची जाति है। यूचियों ने इन पर आक्रमण किया। यही यूची आपके क्या हैं? यही यूची कुषाण है। तो इन पर आक्रमण किया, फलस्वरूप इन्हें सिरदराय नदी घाटी छोड़नी पड़ी। उसे पार करिए कहाँ बसे? बैक्टीरिया में। और उस समय बैक्टीरिया में शासन किसका है? यौनों का। तो यौनों को पराजित करेंगे तभी बैक्टीरिया में बसेंगे। तो यौनों को पराजित कर ये बैक्टीरिया में आए। लेकिन यूची जाति यहाँ भी इनका पीछा की, तब इनकी एक शाखा आपकी कपिशा में चली गई और दूसरी शाखा
पश्चिम की ओर जाकर पूर्वी ईरान में बस गई। पूर्वी ईरान में ये लोग गए तो वहाँ पार्थियनों का शासन था, तो पार्थियन शासक फ्रात द्वितीय और अर्तबान को ये पराजित करके उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिए। लेकिन पार्थिया का एक शक्तिशाली शासक मित्रदात द्वितीय है, इसने शकों को पराजित किया। फलस्वरूप शकों को यह स्थान भी छोड़ना पड़ा और वो अफगानिस्तान के हेलमंड घाटी में आके बस गए। और इस हेलमंड घाटी में जिस स्थान पे शक बसे उसे शक स्थान बोला जाता है और या सिस्तान बोला जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? ठीक है यहाँ तक? अमरेंद्र जी, तो ये लोग शक स्थान या सिस्तान में आकर बस गए। तो अगर पूछा जाए कि शक स्थान, पूछा भी जाता है बार बार कि शक स्थान कहाँ है, तो शक स्थान आपका दक्षिणी अफगानिस्तान में है और हेलमंड घाटी में है। अब यहीं से ये लोग, यही हेलमंड घाटी जो शक स्थान है, यहीं से ये लोग भारत में प्रवेश करते हैं, सिंध घाटी में आते हैं और सिंध घाटी में जिस स्थान पे ये लोग बसे उसे शक द्वीप बोला जाता है। तो सिंध घाटी में जिस स्थान पर शक बसे उसे शक द्वीप बोला जाता है और हेलमंड घाटी में, इसके पहले वो हेलमंड घाटी में थे तो उसको बोला जाता है आपका शक स्थान या सिस्तान। तो 2-3 प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। ठीक, अब भारत में जब ये आए तो भारत में शकों की मुख्यतः 4 शाखाएं हैं। शकों की भारत में शाखाएं, शकों की भारत में जो शाखाएं हैं, ये आपकी एक शाखा इनकी तक्षशिला की है, एक शाखा जो मथुरा में शासन की, एक शाखा पश्चिमी भारत की है, पश्चिमी दक्षिणी भारत, पश्चिमी दक्षिणी भारत की में इसमें भी 2 शाखाएं हैं आपकी, एक छहरात शाखा, छहरात शाखा और एक शाखा है आपकी कार्दमक शाखा, कार्दमक शाखा। तो 4 शाखाएं शकों की देखने को मिलती है। एक शाखा आपकी तक्षशिला शाखा है, दूसरी शाखा आपकी मथुरा शाखा है और ये तक्षशिला शाखा, मथुरा शाखा और ये छहरात शाखा पश्चिमी और दक्षिणी भारत में, और कार्दमक शाखा ये जो महाराष्ट्र की शाखा मानी जाती है और ये आपकी मूलतः महाराष्ट्र और मालवा की शाखा मानी जाती है। तक्षशिला में सबसे पहले जिस शक शासक ने अधिकार किया, तो हम लोग तक्षशिला शाखा को देखें अगर, तक्षशिला शाखा, इस शाखा के सबसे पहला शासक जिसका उल्लेख होता है, तक्षशिला से एक लेख मिला है, उस लेख पर जिस शासक का उल्लेख है उसका नाम मेउस है। तो यह जो मेउस है यह भारत पर आक्रमण करने वाला या किसी भारतीय प्रदेश पर शासन करने वाला पहला शक शासक है। तो मेउस को क्या माना जाता है कि मेउस या क्या है, यह प्रथम भारतीय विजेता शक शासक है, शक शासक है। भारत को विजित करने वाला पहला शासक, पहला शक शासक कौन है? मेउस है। इनका एक लेख तक्षशिला से मिला है, तक्षशिला से एक लेख मिला है। इनकी जो मुद्राएं हैं, जो सिक्के हैं, वो आपके तक्षशिला से लेकर मथुरा तक के क्षेत्र में मिलते हैं।
और इनके जो उत्तराधिकारी हैं वो हैं एजेज प्रथम काल हैं। इनके जो उत्तराधिकारी हैं एजिलेसिस। इनके जो उत्तराधिकारी हैं एजेज द्वितीय। 4 शासकों का उल्लेख यहाँ मुख्य रूप से तक्षशिला शाखा में मिलता है। तो तक्षशिला शाखा के जो संस्थापक हैं वो मेउस हैं और यही प्रथम शक शासक हैं जिन्होंने भारत पर विजय प्राप्त की या भारतीय कुछ क्षेत्रों पर ये अधिकार किए। इनकी राजधानी तक्षशिला ही है, तक्षशिला से ही ये लोग शासन कर रहे हैं। इनके जो उत्तराधिकारी हैं एजेज प्रथम है, इनके विषय में बहुत कुछ नहीं पता है। एजिलेसिस की एक मुद्रा मिली है जो थोड़ी सी यह महत्वपूर्ण पक्ष है इसका। इस मुद्रा में एक हाथी लक्ष्मी, जो लक्ष्मी की मूर्ति है, उसका अभिषेक कर रहा है। तो सबसे पहले हाथी का अंकन और लक्ष्मी का अंकन इसी के सिक्के पर मिलता है। लक्ष्मी का अंकन सबसे पहले इसी एजिलेसिस के सिक्के पर मिलता है और इसका जो उत्तराधिकारी है एजेज द्वितीय। तो इसके समय में एक व्यक्ति फ्रायोटिज नाम था उसका, फ्रायोटिज ने, ये कमजोर स्थिति के शासक हैं, तो फ्रायोटिज ने तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से यह जो वंश है इसका समापन हो गया। फ्रायोटिज ने इस पर अधिकार कर लिया और बाद में फ्रायोटिज पर जो इधर ईरान के शासक हैं, जो पर्थियन शासक हैं, जिन्हें आप पहलव बोला जाता है, तो ये जो पहलव शासक हैं, इस पहलव वंश में एक शक्तिशाली शासक हुआ गंडोफ्रनिज। इसने तक्षशिला पर आक्रमण किया और फ्रायोटिज को पराजित किया और इस क्षेत्र पर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। तो अंतिम रूप से तक्षशिला पर शकों के बाद जो अधिकार हो गया वो आपका पहलव शासकों का हो गया। तक्षशिला शाखा का संस्थापक मेउस है और यही भारत का पहला शक विजेता भी है। इसके जो उत्तराधिकारी हैं एजेज पर, इसका एक लेख तक्षशिला से प्राप्त हुआ है। इसके सिक्के तक्षशिला से मथुरा तक क्षेत्र तक मिलते हैं। इसका जो उत्तराधिकारी है एजेज प्रथम है, उसका पुत्र एजिलेसिस है, जिसके सिक्के पर लक्ष्मी का अंकन पहली बार देखने को मिलता है। इसका उत्तराधिकारी एजेज द्वितीय हुआ, जो कि एक कमजोर स्थिति का शासक है और इसके समय में फ्रायोटिज नामक व्यक्ति ने तक्षशिला पर अधिकार कर लिया और इस फ्रायोटिज को पराजित किसने किया? पल्लव शासक गंडोफ्रनिज ने फ्रायोटिज को पराजित करके तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। तो तक्षशिला पर शकों का शासन रहा मेउस के नेतृत्व में और उसके बाद पहलवों का यहाँ अधिकार हो गया। ठीक, यहाँ तक ठीक? ठीक है। तो शकों में अभी तक कोई समस्या? शकों में अभी तक कोई समस्या अगर हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ा जाए। मेउस जो नाम है यह आपका पहला भारतीय शक विजेता का नाम है और ये बार बार पूछा जाता है कि भारत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शक शासक कौन है? तो आपके मेउस हैं। तो लगभग 44 ईस्वी तक माना जाता है यहाँ शकों का शासन। तो आप मान लीजिए 50 ईस्वी तक यहाँ तक्षशिला पर शकों का शासन रहा। अब दूसरी शाखा जो है वो आपकी है मथुरा वाली शाखा, मथुरा शाखा।
मथुरा शाखा का जो संस्थापक है, यह मथुरा शाखा का संस्थापक राजवुल या राजुल, राजुल या राजुल मथुरा शाखा का संस्थापक है। कालिकाचार्य कथानक एक जैन ग्रंथ है। तो कालिकाचार्य कथानक में एक कहानी मिलती है, एक प्रसंग मिलता है कि मालव गण का एक राजा था, गर्भ भिल का पुत्र विक्रमादित्य। उसने शकों को पराजित किया और शकों को पराजित करने के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और साथ में एक संवत प्रारंभ किया जिसे शक संवत बोला जाता है। तो 57 ईसा पूर्व में यह शक संवत की तिथि जो मानी जाती है 57 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो उस जैन परंपरा का कहना था कि शक मालवा तक आ गए थे और मालवा के जो मालवगण का गर्भ भिल का जो पुत्र था विक्रमादित्य, उसने अन्य गणों की सहायता लेकर और इन शकों को पराजित किया। शक पराजित होकर इधर आकर मथुरा में बस गए, पराजित होकर वो मथुरा में बस गए। इस पराजय के उपलक्ष्य में उसने विक्रम संवत को शुरू किया। विक्रम संवत आपका इस पराजय के उपलक्ष्य में शुरू हुआ और विक्रम संवत की तिथि ये है। तो ये एक चीज पता लगती है जैन ग्रंथों से। अब राजुल के जो लेख हैं, राजुल के लेख मथुरा सिंह शीर्ष लेख एक मिला है। मथुरा सिंह शीर्ष लेख यानी एक पाषाण है जिसके शीर्ष पर सिंह बनाया गया है। तो यह सिंह शीर्ष लेख है। इसमें विभिन्न जो शक सरदार हैं उन सरदारों का उल्लेख है और इसमें राजुल का भी उल्लेख है जिसे महाक्षत्रप बोला गया है। महाक्षत्रप बोला गया है। एक लेख आपके और मिलता है, उस लेख ब्राह्मी लिपि में लेख है, इसमें भी राजुल का उल्लेख हुआ है। इसमें विभिन्न सरदारों का उल्लेख हुआ है लेकिन महाक्षत्रप के रूप में सिर्फ राजुल का उल्लेख हुआ है। तो महाक्षत्रप और क्षत्रप उपाधियां, महाक्षत्रप उपाधि शकों में राजा धारण करता था और क्षत्रप उपाधि उनके अधीनस्थ या सामंत शासक धारण करते थे। तो यानी यह बता रहा है कि राजुल राजा है। राजुल के जो सिक्के हैं, इनके अनेक सिक्के भी मिलते हैं। उन सिक्कों पर इनकी जो उपाधियां है, महाराजस की उपाधि है, वैसिलियास की उपाधि इन्होंने धारण की थी, अप्रति चक्र की उपाधि धारण की थी। तो इनकी जो उपाधियां मिलती हैं, विभिन्न उपाधियां मिलती हैं, राजरजस, अप्रति चक्र, वैसिलियास। तो ये इनकी उपाधियां हैं। एक महाक्षत्रप आपको दिख ही रही है। तो राजुल के विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना है वो सिंह शीर्ष लेख है और इनकी जो सिक्के हैं उन पर जो उपाधियां मिलती हैं, इनसे राजुल के विषय में पता लगता है। राजुल के जो उत्तराधिकारी हैं उनका नाम षोडश है। राजुल के जो उत्तराधिकारी हैं इनका नाम षोडश है। इनके विषय में इनका भी उल्लेख इस लेख से मिलता है। अब माना जाता है कि ये लेख इन्हीं का है। यह लेख इनका नहीं है। ये लेख जो लिखवाया था तो ये माना जाता है कि राजुल की जो प्रधान महिषी थी उन्होंने इस लेख को अंकित कराया था, कोई दान उन्होंने दिया था।
तो इसी उपलक्ष्य में यह लेख अंकित कराया गया था। तो राजुल की जो प्रधान महिषी हैं उनके द्वारा यह लेख अंकित कराया गया है, यह लेख जारी किया गया था। ठीक, तो यहाँ मथुरा शाखा में आपने देखा कि मथुरा शाखा के संस्थापक राजुल या राजुल हैं। इनके विषय में जो जानकारी मिलती है वो आपका कालिकाचार्य कथानक जो जैन ग्रंथ है उससे मिलता है। कालिकाचार्य कथानक से जो बात पता लगती है, कालिकाचार्य कथानक से जो बात पता लगती है वो ये लगती है कि क्या लगती है कि मालवगण के गर्भभिल के पुत्र विक्रमादित्य ने शकों को मालवा से पराजित कर दिया, मालवा से पराजित कर भगा दिया। तब ये लोग मथुरा में आकर बस गए, मथुरा में बस गए। अब इनका साम्राज्य कहाँ कहाँ से है? पूर्वी पंजाब से भी इनके सिक्के मिलते हैं। पूर्वी पंजाब से लेकर मथुरा तक का क्षेत्र इनके अधिकार में है। पूर्वी पंजाब से मथुरा तक का जो क्षेत्र है वह ये मथुरा के जो शाखा है उनके अधिकार क्षेत्र में है। इस शाखा के प्रमुख शासक आपके राजुल हैं, संस्थापक भी हैं। इनके पुत्र षोड़ाश हैं। इसके बाद एक और नाम का उल्लेख होता है तोरण दास का, लेकिन वह महाक्षत्रप नहीं था, वह शासक नहीं था, राजा नहीं बना था। तो ऐसे में वह क्या बना? उसके समय में यानी षोड़ाश के अंतिम समय में, आपके षोड़ाश के अंतिम समय में इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया? कुषाणों का अधिकार हो गया, क्योंकि पीछे पीछे कुषाण आ ही रहे हैं। तो इस क्षेत्र पर कुषाणों का अधिकार हो गया और जो इनके उत्तराधिकारी हैं तोरणदास, वो संभवतः कुषाणों के सामंत के रूप में कार्य करने लगे, कुषाणों के अधीनस्थ शासक के रूप में मथुरा पर शासन करते थे। तो इस प्रकार आपके दो शाखाएं जो हैं वो हुई। पहली शाखा आपकी तक्षशिला शाखा है। तक्षशिला शाखा के जो प्रमुख हैं, तक्षशिला शाखा के प्रमुख आपके कौन है? तक्षशिला शाखा के प्रमुख मेउस हैं और प्रथम भारतीय विजेता भी माने जाते हैं। तक्षशिला से इनका एक लेख मिला है, विभिन्न सिक्के इनके मिले हैं। सिक्कों पर जो शक शासक हैं इनके प्रारंभिक शक शासकों के सिक्के आपके, इनके सिक्कों पे बात होगी तो बताएंगे ही, लेकिन फिर भी 3 लिपियों में इनके सिक्के प्रारंभिक मिलते हैं, यूनानी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो यहाँ जो इनके शासक हैं इनके भी अनेक सिक्के आपके मथुरा तक क्षेत्र से इनके सिक्के मिलते हैं। इनके जो उत्तराधिकारी हैं एजेज द्वितीय तक हैं। एजेज द्वितीय के समय में फ्रायोटिज नामक व्यक्ति ने तक्षशिला पर अधिकार कर लिया और बाद में पहला शासक गंडोफ्रनिज ने फ्रायोटिज को पराजित करके तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। तो ये सवाल पूछा जाता है कि तक्षशिला पर शकों के बाद किसका शासन स्थापित हुआ? तक्षशिला पर शकों के बाद किसका शासन स्थापित हुआ? तो तक्षशिला पर शकों के बाद जो शासन स्थापित हुआ वो आपका पहलवों का है। गंडोफ्रनिज ने इस पे अधिकार कर लिया। अब आइए दूसरी शाखा आपकी है मथुरा शाखा। मथुरा शाखा के संस्थापक राजुल या राजुल हैं। इनके प्रधान महिषी द्वारा मथुरा सेशंस लेख जारी किया गया था, जिसमें विभिन्न शक सरदारों की सूची मिलती है। उसमें राजुल
राजुल या राजुल को महाक्षत्रप बताया गया है, और महाक्षत्रप जो उपाधि होती थी वह राजा की उपाधि होती थी। तो इससे यह स्पष्ट है कि ये राजा था। इसके विषय में कालिका चार्य कथानक जो जैन ग्रंथ है उससे जो उसमें जो विवरण मिलता है उसमें यह मिलता है कि मालवगण के गर्भिल के पुत्र विक्रमादित्य ने शकों को मालवा से पराजित कर भगा दिया। तब शक आकर मथुरा में बस गए, तो वही पराजित हुए शक संभवतः मथुरा में बसे थे। और इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने क्या किया? इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने एक संवत चलाया जिसे विक्रम संवत बोला जाता है। और विक्रम संवत की तिथि आप जानते ही हैं, 57 ईसा पूर्व है। राजुल के जो उत्तराधिकारी हैं वो सोणास हैं। सोणास के विषय में भी बहुत जानकारी इनके विषय में नहीं मिलती है। इन्हीं लेखों में इनका भी उल्लेख है। इनके समय इनकी स्थिति शकों की कमजोर हो गई, तो जहां तक संभव है कि इन पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया मथुरा पर। और इनके जो पुत्र हैं तोरणदास, एक नाम तोरणदास का भी उल्लेख होता है। माना यह जाता है कि तोरणदास कुषाणों के अधीन एक अधीनस्थ शासक बन के रह गया। तो मथुरा वाली शाखा पर किसका अधिकार हो गया? मथुरा वाली शाखा पर कुषाणों का अधिकार हो गया। आपने देखा तक्षशिला वाली शाखा पर किसका अधिकार हुआ था? पहलवों का अधिकार हुआ। और मथुरा वाली शाखा पर कुषाणों का अधिकार हो गया। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ तक जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें से कोई प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। प्रश्न आप उठा के देखिएगा, ठीक। अब ये बताइए कि जो शक हैं ये कहाँ के निवासी थे? कहाँ के खानाबदोश जाति थी या कहाँ रहती थी? शकों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो शकों का मूल निवास स्थान कहाँ था? ये बात हुई थी। शकों का मूल निवास स्थान कोई नहीं बताएगा? इतना नक्शा दिखाए। सिरदरा नदी के उत्तर में निवास करने वाली एक खानाबदोश जाति है। और इन्हें यहाँ से खदेड़ा किसने? यहाँ से भगाया किसने? यहाँ से भगाने वाली जो जाति है यूची है। और अगला जो हम लोग पढ़ेंगे अगली जाति के विषय में वो इन्हीं यूचियों के विषय में पढ़ा जाएगा। यही यूची कुषाण है। तो इन लोगों ने इन्हें यहाँ से भगा दिया। ये कजाकिस्तान वाला जो बेल्ट है, सिरदराय नदी कहाँ है? तो आप देख रहे हैं कि एक कजाकिस्तान जाके अरल सागर में मिल जाती है, इधर से निकलती है और अरल सागर में जाकर मिल जाती है कजाकिस्तान। और फिर आपके इधर यहीं से निकलती है, इधर से आती है कजाकिस्तान की तरफ से, और ये आपकी किर्गिस्तान की तरफ से आती है, कजाकिस्तान होते हुए अरल सागर में मिल जाती है। इस नक्शे का और हम लोग कुषाणों में फिर प्रयोग करेंगे, तो फिर अमू दरिया का भी प्रयोग होगा कुषाणों में, क्योंकि अमू दरिया को भी वो पार करते हैं। तो अभी शकों में इतना ध्यान रखिए कि वो सिरदराय के उत्तर में है, और फिर जब यूची आक्रमण करते हैं तो यहाँ से सीधे दक्षिण की तरफ आ जाते हैं। और उत्तरी अफगानिस्तान, बैक्टीरिया उत्तरी अफगानिस्तान में ही है ना। कल बात हुई थी बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया कहाँ है? तो बैक्टीरिया आपका उत्तरी अफगानिस्तान में है, यहाँ आकर बसते हैं। लेकिन यहाँ भी यूची इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं, तो फिर इन्हें सीधे पश्चिम की ओर जाना होता है और ईरान, पूर्वी ईरान या एरियाना क्षेत्र में बस जाते हैं। ठीक, तो
अब कल जो बात हुई थी, कल क्या बात हुई थी? कल यवनों की बात हुई थी। एक दो प्रश्न यवनों से पूछे। यवन जो है, यवनों का जो शासन था, आपने देखा कि यवनों का शासन बैक्टीरिया से शुरू हुआ और आपके कहाँ तक आया? विदिशा तक ये लोग आते हैं। तो इसमें जो हेलियोडोरस है, हेलियोडोरस, यह भागभद्र के दरबार में तो आया था। हेलियोडोरस भागभद्र के दरबार में, भागभद्र के दरबार में कब आया था? कब आया था? यह बात आपको शुंग वंश जब करा रहे थे तब ये बात हुई थी कि वह कब आया था। तो भागभद्र के शासनकाल के 9वें वर्ष, भागभद्र के शासनकाल के 9वें वर्ष आया था कि इसके शासनकाल के 11वें वर्ष आया था कि इसके शासनकाल के 14वें वर्ष आया था कि इसके शासनकाल के 17वें वर्ष आया था। इसमें से किस वर्ष आया था ये? हेलियोडोरस भागभद्र के दरबार में कब आया था? भागभद्र के शासनकाल के 9वें वर्ष या 11वें वर्ष या 14वें वर्ष या 17वें वर्ष? अमित कह रहे हैं ए। चलिए ए कुछ देर के लिए मानते हैं, देखते हैं बहुमत किस विकल्प का है। ए अखंड प्रताप जी कह रहे हैं ए। एक बार कहता हूं कि फिर आप लोग प्रश्न पढ़ें, प्रश्न एक बार और पढ़ें। हेलियोडोरस भागभद्र के दरबार में कब आया था? प्रश्न ये है, और हमें लगता है कि उत्तर आप लोग जो दे रहे हैं वो दूसरा कुछ समझ के दे रहे हैं। अब आप क्या समझ के उत्तर दे रहे हैं ये बताते हैं। आप ये समझ के उत्तर दे रहे हैं कि कल हमने बताया था कि हेलियोडोरस 9वें शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था, तो आपको वो 9वां याद है, यही बात है ना। लेकिन वह भागभद्र के दरबार में, भागभद्र शुंग वंश का 9वां शासक है, लेकिन भागभद्र के 14वें वर्ष में वह आता है, उसके शासन काल के 14वें वंश में आता है। शुंगों में ये बात हुई है। अब ये अमित, ये उत्तर आप क्यों दे रहे हैं ये भी बताऊं? इस उत्तर को आप क्यों दे रहे हैं, इस पे संभावना क्यों व्यक्त कर रहे हैं? क्योंकि इसमें आपको याद आ रहा है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी याद आ रहे हैं इसमें, कि उसने 17वें वर्ष किस पे आक्रमण किया था? शक शासक नाहपान पे आक्रमण किया था, तो वो आपको याद आ रहा है। इसका सी आंसर सही है। एक प्रश्न आपसे ये करूं कि यवनों ने जो आक्रमण किया था भारत पर, तो यवनों के आक्रमण में जो भारत का भारत को विजित करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? भारत को विजित करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? या भारत को विजित करने की बात है
तो आप पूरे भारत को ना समझें, किसी भारतीय क्षेत्र, किसी भारतीय क्षेत्र को विजित करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था। अब प्रश्न में कोई अस्पष्टता नहीं है, बिल्कुल क्लियर प्रश्न है। आज कई लोग अनुपस्थित हैं। तो सी विकल्प अमरिंदर कह रहे हैं, सी विकल्प, चलिए सी विकल्प मान लेते हैं। सी विकल्प अमरिंदर कह रहे हैं, सी विकल्प। अब आप लोग बताइए कि वो कितना सही कह रहे हैं। सी विकल्प अमित भी कह रहे हैं, तो लग रहा है कि बहुमत सी के पक्ष में जाएगा क्या। प्रजातांत्रिक व्यवस्था है तो बहुमत की बात तो माननी पड़ेगी। डेमेट्रियस पहला शासक है जिसने भारत पर आक्रमण किया और किसी भारतीय क्षेत्र को विजित किया। ठीक, तो आक्रमण करने वाला भी पहला शासक है और विजित करने वाला भी पहला शासक है, डेमेट्रियस। अभी हम लोगों ने शकों की जो बात की, तो शकों की दो शाखाओं की बात हो गई है। दो शाखाओं से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो गलत नहीं होने चाहिए। अब तीसरी शाखा पे हम लोग आते हैं, वो है छहरात शाखा। इस शाखा की ढेर सारी बातें आप पहले से भी जानते हैं। यह जो छहरात शाखा है, इसका संस्थापक है, संस्थापक कौन है? इस शाखा का संस्थापक है नहपान, सॉरी भूमक। इस शाखा का संस्थापक है भूमक। भूमक नामक व्यक्ति, भूमक नामक शक इस शाखा का संस्थापक है और यह शाखा मुख्य रूप से महाराष्ट्र की शाखा मानी जाती है। तो महाराष्ट्र की यह शाखा मानी जाती है और इसके संस्थापक भूमक हैं। इनके कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में, संस्कृत में लेख है और खरोष्ठी लिपि में प्राकृत भाषा में लेख है। यानी ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि, संस्कृत और प्राकृत लिपियां दो हैं उन सिक्कों पे। ब्राह्मी लिपि है और आपकी खरोष्ठी लिपि है। लेख दो भाषाओं में है, संस्कृत भाषा में है और प्राकृत भाषा में है। तो भूमक को माना जाता है कि यह महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों पर सौराष्ट्र, और यह शाखा मुख्य रूप से पूरा महाराष्ट्र और सौराष्ट्र क्षेत्र पर शासन करती थी। सौराष्ट्र और काठियावाड़ क्षेत्र पर यह शासन करती थी। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और काठियावाड़, काठियावाड़ क्षेत्र पर इसका शासन था। भूमक के बाद इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है नाहपान, और इस वंश के अनेक लेख मिलते हैं जो नासिक, कार्ले, जुन्नार, इन स्थानों से इस शाखा के जो शक हैं, उनके जो शक राजा हैं या जो सामंत हैं, उनके लेख मिलते हैं, जिसमें आपके जो नाहपान, इसके बाद शासक जो हैं नाहपान हैं, इनके कई लेख मिले हैं। एक आपका लेख मिला है नासिक से कई लेख मिले हैं। कार्ले से, नासिक से लगभग 3 लेख इनके माने जाते हैं। कार्ले से लेख मिला है। उसावदात
इनके ऋषभदेव या उषावदात इसके दामाद हैं और इसका सेनापति है, इसका गवर्नर है। इसका गवर्नर किस क्षेत्र में है? गोवर्धन क्षेत्र। और मामल, गोवर्धन यानी नासिक वाले क्षेत्र में और मामल यानी पूना वाले क्षेत्र में, वह इसका नाहपान का गवर्नर था। तो उसके द्वारा भी कुछ लेख जारी किए गए हैं। इन लोगों ने, शकों ने क्या किया था? ये क्षहरात शाखा के शकों ने सातवाहनों के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। सातवाहनों में सातकर्णी प्रथम के बाद सात जो उसके उत्तराधिकारी हैं वो कमजोर हैं, कमजोर शासक हैं। वैसी स्थिति में इन शकों ने सातवाहन साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। बाद में जब सातवाहन वंश में एक शक्तिशाली शासक आया, गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो तब उसने इन शकों से जो क्षेत्र, ये सातवाहनों के जिस क्षेत्र पर अधिकार किए थे, उसको उसने खाली कराया। यानी इनके साथ युद्ध हुआ किसका? गौतमी पुत्र सातकर्णी का। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी से इनका संघर्ष होता है। तो इस शाखा का जो प्रमुख संघर्ष है वह सातवाहनों के साथ है। ठीक, तो आप के जो आज जितनी बातें हुई, अब जो महत्वपूर्ण शाखाएं इनकी, क्षहरात शाखा है और आपका कार्दमक शाखा है, और इसके बाद शकों के जो आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक विषय हैं। तो कल उसको किया जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। इन 15-20 मिनट में जाता है। चलिए, ठीक है, थैंक्स।